हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रकाश का परावर्तन का बेस्ट एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से आगे, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 40 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, अवतल दर्पण का होता है। कैसे? जब आप टॉर्च जलाते हैं तो आप देखते होंगे कि एकदम लाइट उससे एकदम सीधी रेखा में बहुत दूर तक निकलती है, और यह ऐसा अवतल दर्पण में ही होता है। कब? जब आप फोकस पे आप खड़े हो जाते हैं या कोई वस्तु फोकस पे खड़ी रखी हुई रहती है, तो उससे जो प्रकाश जाती है अवतल दर्पण पर, तब वहाँ से वो स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखाओं में निकल जाती है, और ये ऐसा गुण अवतल दर्पण में होता है। इसलिए सर्च लाइट में या टॉर्च लाइट में अवतल दर्पण का सतह परावर्तक सतह यूज किया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में या टेढ़ी रेखा में या किसी भी दिशा में। तो आपको पता है कि इस प्रकाश की किरणें जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधी रेखा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का, क्योंकि आपको ये जानना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश तरंग जो होता है ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, क्योंकि वो वेव की तरह भी काम करता है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ये आपको पता है। कैसे? समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, और आपको ये पता होगा कि वो सीधा भी बनता है। जैसे आप अगर मान लें समतल दर्पण में आप अगर यहाँ पे 10 मीटर पे खड़े होते हैं, तो प्रतिबिंब भी 10 मीटर पीछे बनता है, और आप देखते होंगे कि यहाँ पे जितना आप दूर खड़े उतना ही दूर बनता है। आप सीधा हैं तो सीधा ही प्रतिबिंब बनता है, और ये काल्पनिक बनता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे खड़े हैं ओरिजिनली में, तो क्या ओरिजिनल में आप तो यहाँ है प्रतिबिंब तो पीछे बन जाती है, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। लेकिन उत्तल दर्पण में भी देखिए, उत्तल दर्पण में भी क्या होता है, अगर आप बाएं साइड खड़े होते हैं तो आपका प्रतिबिंब दाएं साइड छोटा करके बनता है और सीधा बनता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण में काल्पनिक भी बनता है, छोटा बनता है और सीधा बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है m बराबर +1 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 के बराबर होता है समतल दर्पण में आवर्धन का मान। क्वेश्चन नंबर 46। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर क्या हो जाती है? अभिसरित हो जाती है या अपसारित हो जाती है या समानांतर हो जाती है या अपसारित हो जाती है? तो उत्तल दर्पण में जब भी कोई प्रकाश अब वहाँ पे आएगी, तो आपको ये मालूम करना होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि वो अपसरित हो जाती है। तो ये याद रखना होगा आपको, ये अपसरित हो जाती है। और कनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण में क्या होती है? सभी प्रकाश की किरणें अभिसरित हो जाती है एक बिंदु पर। फिर से याद करिए, उत्तल दर्पण में कोई भी प्रकाश की किरणें टकरा करके अपसरित हो जाती है, फैल जाती है, और ये अवतल दर्पण में सभी प्रकाश की किरणें एक जगह जमा हो जाती है, अभिसारित हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, अपसारित होने लगती है। गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन क्या होता है या नहीं होता है? तो बिल्कुल होता है, गोलीय दर्पण में भी परावर्तन का नियम का पालन होता है। तो ये याद रख सकते हैं, समतल सतह पे भी परावर्तन का नियम अप्लाई होता है, और खुरदरा सतह पे भी परावर्तन के नियम का पालन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? तो गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मानते हैं? तो ये आपको याद रखना है, कोई भी गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा हमेशा और हमेशा ध्रुव के सापेक्ष मापा जाता है। जैसे कि अगर आप देखिए, मान लीजिए कि अगर आप कोई अवतल दर्पण में वस्तु को 10 मीटर दूर रखे हैं, 10 मीटर दूर कोई वस्तु को रखे हैं, तो इसकी जो दूरी है वो ध्रुव से मापा जाएगा। तो इसलिए ध्रुव पर जाने के बाद अगर आप इसकी दूरी देखेंगे मापने के लिए, तो आप बाएं साइड आते हैं, और बाएं साइड आते हैं तो इसलिए आपतित किरण के विपरीत दिशा में आप जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे वस्तु दूरी धनात्मक नहीं ऋणात्मक होगा। इसीलिए हम कहेंगे कि कोई भी गोलीय दर्पण में दूरी को हमेशा ध्रुव पर जा करके मापते हैं। तो ये आंसर होगा ए नंबर। अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होगा? तो ये आपको ये याद रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आवर्धन बराबर फार्मूला होता है -v/u, या अगर ये दर्पण है तो -v/u होगा। और HI मतलब कि इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट मतलब प्रतिबिंब का हाइट और वस्तु का हाइट का अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे अनंत पर स्थित किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि u बराबर इनफाइनाइट हो गया, मतलब अनंत हो गया, और v बराबर f हो गया, क्योंकि
वस्तु जो है का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, यानी V बराबर F हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे पुट करिएगा U का वैल्यू, यहाँ पे फिर से देखिए वस्तु यहाँ पे इनफाइनाइट पे है तो M बराबर माइनस V बटा U का मान अगर इनफाइनाइट रखिएगा तो जब इनफाइनाइट नीचे आ जाएगा तो इसका पूरा का वैल्यू 0 होगा। यानी नीचे अगर अनंत मान रखिएगा तो एकदम बहुत ही छोटा मान आएगा, 0 के बराबर मान आएगा, इसलिए M का मान यहाँ पे 0 होगा। ए नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आपको ये अच्छे से पता है कि जो पीछे की वस्तु को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण यानी साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, काल्पनिक, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए अवतल दर्पण में वस्तु जो है जब आप फोकस के अंदर में आप कभी भी कहीं भी रख दीजिएगा तब उसका जो प्रतिबिंब है काल्पनिक ही बनता है, आपको ये मालूम होना चाहिए। और इस तरह से यहाँ पे इतना इतना बड़ा जो बनता है आपको ये मालूम है। फोकस के अंदर जो आप जब वस्तु को रखते हैं तो इस तरह से वस्तु से बहुत बड़ा इमेज बनता है और दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है। आवर्धित, आवर्धित मतलब बड़ा, यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनना मतलब आवर्धित प्रतिबिंब बनना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा आभासी और बड़ा। तो अवतल दर्पण में बोल रहा है कि अगर यही क्वेश्चन अभी मैंने जो बताया, अगर आप फोकस और पोल यानी ध्रुव के बीच अगर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह आभासी यानी काल्पनिक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो सी नंबर आंसर होगा इसका। 53 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होता है। तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, क्योंकि r बराबर अगर r 2f होता है तो f बराबर क्या हो जाएगा r/2 हो जाएगा, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 54, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। यानी यहाँ पे पूछा है कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो इसका अनंत जो आंसर हो जाएगा अनंत। क्यों? क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कोई भी मान लीजिए कि वस्तु अनंत पर रखी हुई है, तब वो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें कहाँ पे वो चली जाती है, फोकस पे चली जाती है, यानी फोकस पे प्रतिबिंब बन गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पे रखिएगा तो वो अवतल दर्पण में टकरा करके वो फोकस पे ही आती है। तो ये वाला फिगर आपको अच्छे से याद रखना है। जब अवतल दर्पण में वस्तु अनंत से आ रही होती है तब जो है वो टकरा करके फोकस पे ही ये फोकस्ड हो जाती है, जमा हो जाती है। तो इसका आंसर अनंत होगा, क्योंकि जब आपका अनंत पर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है। तो आपको अच्छे से पता है अवतल दर्पण होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से अगर कोई भी अवतल दर्पण में अगर वस्तु को अगर आप फोकस पे रखते हैं तो वहाँ से जो आपका इमेज बनेगा वो एकदम समानांतर बनती है, ये आपको अच्छे से पता है। तो इस तरह से इसका आंसर अवतल दर्पण होगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होता है। बिल्कुल उत्तल दर्पण आंसर होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। तो ये तीनों बातें आपको याद रखना है उत्तल दर्पण में। समतल दर्पण में वस्तु के बराबर और काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। अवतल दर्पण में आप देख सकते हैं कि छोटा भी इमेज बनता है और बड़ा भी इमेज बनता है, तो इसमें दोनों चीज़ें हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है आभासी प्रतिबिंब तीनों दर्पण द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि समतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में भी बनता है जब आप फोकस के अंदर खड़े हो जाते हैं, और उत्तल दर्पण में तो हमेशा बनता ही है आभासी। तो उत्तल दर्पण और समतल में तो हमेशा आभासी बनता है, और अवतल दर्पण में आभासी भी प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक भी बनता है, वास्तविक भी बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, परावर्तन का कोण होता है। परावर्तन कोण आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए अभिलंब है तो ये हुआ आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच आपतन कोण बनेगा। ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है, तो ये जो है परावर्तन कोण बनेगा। इस तरीके से जो इसका आंसर होगा आप देख सकते हैं, परावर्तित किरण और दर्पण के खींचे गए अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। डी नंबर आंसर होगा। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया
इस तरह से आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।